नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वो 15 अगस्त 1947 का दिन था और आज 15 अगस्त 2022 का दिन है। देश को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात आजादी की जो लौ अगली सुबह का उजाला बनकर पूरे देश पर उतरी थी। आजादी की जिस रोशनी ने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय किया था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की 200 साल की गुलामी के अंधेरे को चीरकर दुनिया को स्वतंत्रता का नया सबक दिया था। आजादी की वो किरण आज 75 सालों बाद कीर्तिमान के कई नए सूरज में तब्दील हो चुकी है। आज हम आपको अगले 1 घंटे तक भारत के वो पराक्रम दिखाएंगे, वो नायाब तस्वीरें दिखाएंगे, वो स्वर्णिम कहानियां सुनाएंगे। 75 सालों में भारत के वो 75 कमाल दिखाएंगे जिन पर पूरे हिंद को नाज है, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो देखिए TV9 भारतवर्ष की ये बहुत ही खास पेशकश 75 साल 75 कमाल। आजादी की 75वीं सालगिरह पर अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट। देश जब आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा तब उसके पास पंच प्रण शक्ति की सिद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से इनका ऐलान कर दिया। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। 5 बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत, गुलामी के भाव से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों का कर्तव्य। यह प्रधानमंत्री की सिर्फ शपथ नहीं है, अगले 25 साल में देश के विकास का वो खाका है जिस पर चलकर हिंदुस्तान तरक्की की नई ऊंचाइयां छुएगा। ब्रह्मोस, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं, वो जागृत ब्रह्मास्त्र हैं जिनमें निश्चित विजय का विश्वास है। अर्जुन, T-90, भीष्म, धनुष जैसे महाबली की हर हुंकार में अखंड विजय का संपूर्ण नाद है। हिंदुस्तान के अजय अस्त्र जब अपनी ताकत दिखाते हैं तब दुश्मन का कलेजा कांपने लगता है। 14 लाख से अधिक सक्रिय सैनिकों और 21 लाख रिजर्व फोर्स के साथ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। करीब 4200 कॉम्बैट टैंक, 4300 तोप, 260 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स और आधुनिक हथियारों से लैस करीब 3000 आर्मर्ड व्हीकल्स वाली भारतीय सेना की ताकत को दुश्मन भी सलाम करते हैं। आसमान की बुलंदियां नापते हिंदुस्तान के इन ब्रह्मास्त्रों की गरज दुनिया को दहलाती है। ये हिंदुस्तान के एयरफोर्स की वो शक्ति है जिसके वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1700 प्लेन और 900 फाइटर प्लेन वाले इंडियन एयरफोर्स के पास आज किसी भी जंग का रुख मोड़ देने वाले राफेल हैं, तो मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और जगुआर जैसे एडवांस फाइटर भी हैं। सटीक वार करने वाला तेजस है तो दुश्मन के किले को ध्वस्त करने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर भी। युद्ध यूं तो पूरी सेना मिलकर लड़ती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जीत और हार का फैसला एयरफोर्स ही करती है। इस कसौटी पर भारतीय वायुसेना एकदम खरी उतरती है। हिंद महासागर में चीन और अरब सागर में पाकिस्तान, फिर भी समंदर का सिकंदर है हिंदुस्तान। भारत की 7516 किलोमीटर और 600 मीटर लंबी जल सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी कंधे पर लेकर जब हिंदुस्तान के निगहबान सागर के सीने पर उतरते हैं तो इनकी जांबाजी को लहरें भी सलाम करती हैं। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 295 समुद्री बेड़े, 15 पनडुब्बियां और 139 पेट्रोल क्राफ्ट की शक्ति से लैस इंडियन नेवी के पास आज ब्रह्मोस और बराक घातक मिसाइलों से लैस INS विशाखापट्टनम और INS वेला जैसी पनडुब्बियां हैं। इसी दमखम ने आज हिंदुस्तान की नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं की कतार में खड़ा कर दिया है। आजाद अमन पसंद हिंदुस्तान पर पहली जंग थोपी थी पाकिस्तान ने। तारीख थी 21 अक्टूबर 1947। भारत की आजादी के सिर्फ 67 दिन बाद पाकिस्तानी फौज ने पश्तून कबाइलियों के वेश में कश्मीर पर हमला किया और श्रीनगर के पास पहुंच गई। हालात बिगड़े तो कश्मीर के महाराजा रहे हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए। इसके बाद कश्मीर में दाखिल भारतीय जवान एक के बाद एक पहाड़ी मोर्चे पर फतह करते गए। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम होने तक भारत 8,42,583 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आजाद करा चुका था। पाकिस्तान ने सन 1965 में फिर हमाकत की। पहले तो उसने कच्छ के रण में मोर्चा खोलकर हार की बेइज्जती झेली। फिर 5 अगस्त 1965 को कश्मीर में बगावत की आग भड़काने के लिए 33,000 लोगों को LOC पार करा दिया। 28 अगस्त 1965 को भारत ने जोरदार पलटवार किया। इससे तिलमिलाए पाकिस्तान ने कश्मीर में सेना की सप्लाई रोकने की चाल चली, पर भारत ने 6 सितंबर को पाकिस्तान के पंजाब पर हमला किया और युद्ध का रुख मैदान और रेगिस्तान की ओर मोड़ दिया।
करीब महीने भर पिटने के बाद पाकिस्तान के गुहार पर 23 सितंबर को युद्ध रोका गया। भारत ने बड़े दिल का सबूत देते हुए पाकिस्तान को जमीन लौटा दी। वो साल था 1967। सिक्किम के नाथुला सेक्टर में कई जगह भारत और चीन के सैनिक सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर खड़ी रहती थी। तनाव घटाने के लिए भारतीय फौज ने 11 सितंबर 1967 को नाथुला से सेबुला तक बाड़बंदी शुरू की। इससे भड़के चीन ने फायरिंग कर दी। जवाब में भारत ने तोपों से 4 दिन तक लगातार गोले बरसाए। इस जंग में भारत के 90 जवान शहीद हुए। लेकिन 15 सितंबर को जब जंग खत्म हुई तो चीन के 400 से ज्यादा जवान जहन्नुम पहुंच चुके थे। भारतीय शौर्य गाथा की गूंज उस वक्त भी पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी थी जब साल 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। हालांकि भारत ने रहम करते हुए 1972 के शिमला समझौते के तहत उन पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया था। दरअसल 3 सितंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया था, लेकिन सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत ने भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। हमने भी अपने तीनों वादे पूरे किए हैं। आजाद हिंदुस्तान की ताकत का प्रमाण है करगिल युद्ध। साल 1999 में मई और जुलाई के बीच करगिल में युद्ध हुआ। एटमी ताकत से लैस होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला युद्ध था। जब करगिल में पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ कर दी थी, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। शांति के लिए हम लाहौर गए थे, लेकिन जब शांति नहीं मिली और युद्ध हमारे दरवाजे पर आ गया तो हमने जिन्होंने युद्ध हमारे ऊपर थोपा था उनको पराजित करके वापस भेज दिया। आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। देश की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 80 के दशक के बाद घाटी में पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क भी मजबूत होता गया। लेकिन वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की लकीर मिटाकर भारत ने इतिहास की एक बेमिसाल गाथा लिख दी कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। साल 1971 की जंग में पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई। 50 सालों से चले पाकिस्तान के इस खेल का खौफनाक चेहरा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में दिखाई दिया। सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। देश गुस्से में था। 26 फरवरी की सुबह 3 बजे इंडियन एयरफोर्स के मिराज फाइटर प्लेन्स ने उड़ान भरी। पीओके के बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। साल 1947 में बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में टेरर फैक्ट्रियां एक्टिव हो गई थीं। 1965, 1971 और करगिल के युद्ध में शर्मनाक हार के बाद भी जब पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आया तो आतंकवाद के खिलाफ सशक्त भारत की शक्ति का ट्रेलर पाकिस्तान ने 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आजादी के बाद देश के सामने बड़ी चुनौती सीमाओं की सुरक्षा की थी। एक तरफ मुकाबला पाकिस्तान से था तो दूसरी चुनौती चीन से थी। चीन की विस्तारवादी सोच दशकों से भारत के लिए बड़ा चैलेंज रही। 1962 की जंग के बाद ड्रैगन को मुकम्मल जवाब मिला। 15 जून 2020 को गलवान में चीनी सेना ने भारत की बढ़ती ताकत का ट्रेलर देखा। गलवान में चीन को समझ में आ गया कि ये 1962 का नहीं बल्कि ये 2020 का न्यू इंडिया है। गलवान के जरिए पाकिस्तान के अगुआ के साथ ही आतंक के पालनहार को भी कड़ी चेतावनी मिल गई। दुश्मन अगर आज भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से डरता है तो इसमें हमारी विदेश नीति का भी बड़ा योगदान है। दुनिया के मंच पर भारत की ताकत और अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अमेरिका जैसा मुल्क भी बड़े बड़े कोर ग्रुप्स में भारत को साथ लिए बिना आगे नहीं बढ़ता। G7 और G20 जैसे शक्तिशाली समूहों की बैठक भारत के बिना अधूरी रहती है। भारत आजादी के बाद से ही गुटनिरपेक्ष नीति पर चलता रहा और जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी तब भी भारत ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह स्वतंत्र रखा।
ये भारत की कूटनीति का ही कमाल है कि आज कई ताकतवर देश संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये दृश्य तब का है जब हिंदुस्तान एटमी ताकत से लैस हो गया था। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के बाद तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर इतिहास लिखा गया था। अटल जी ने ही ऐतिहासिक उपलब्धि का ऐलान किया था। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। साल 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण में मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अहम योगदान था, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ही वैज्ञानिकों की टीम ने पोखरण परमाणु परीक्षण का इतिहास रचा था। कहते हैं कि डॉक्टर कलाम अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट से बचने के लिए और फौज की वर्दी में ही पोखरण आते जाते थे। वो साल 1974 था जब पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की प्रबल इच्छा शक्ति की वजह से भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। इंदिरा गांधी ने इतने गुप्त तरीके से देश के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया कि खुद उनके मंत्रिमंडल को भी इसकी भनक नहीं मिली थी। 75 वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की टीम ने साल 1967 से लेकर 1974 तक मेहनत की थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने वो करिश्मा कर दिखाया था। 11 मई 1998 को पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने के ऐलान के साथ ही न्यूक्लियर हथियार वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो गया। लेकिन ये कमाल एक दिन में नहीं हुआ था। भारत आज जिस सैन्य और असैन्य परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, उसका श्रेय भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। 1954 का वो साल भारत के लिए परमाणु के क्षेत्र में नई उड़ान भरने वाला साल था। 3 जनवरी 1954 को देश के पहले न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र के पास ट्राम्बे में की गई। बाद में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। एक वो दौर भी था जब देश में बैलगाड़ी से रॉकेट और सैटेलाइट ले जाए जाते थे। आज उसी देश ने चांद और आसमान पर कब्जा करना सीख लिया है। ये कमाल हुआ इसरो की वजह से, जिसकी धाक आज अमेरिका का नासा भी मानता है। आज से 53 साल पहले इसरो का जन्म हुआ था, वो भी 15 अगस्त का ही दिन था। 1969 में मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के निर्देशन में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन हुआ था। 19 अप्रैल 1975 को जब इसरो ने स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण किया तो दुनिया दंग रह गई। आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 5 देशों में से एक है। स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट की उड़ान से इसरो ने कामयाबी का जो सफर शुरू किया था, वो न कभी थका न कभी रुका। इसरो ने छोटे छोटे कदमों से चलकर बड़े सपने पूरे किए। तारीख थी 15 फरवरी 2017। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके नया इतिहास रच दिया। इस मामले में भारत ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले एक अंतरिक्ष अभियान में इतने उपग्रह एक साथ नहीं छोड़े गए थे। साल 2016 में इसरो ने ही एक साथ 20 उपग्रहों को लॉन्च किया था। आज भारत अपने सभी संचार उपग्रह खुद बनाता है। भारत ने 1980 में ही पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट तैयार कर लिया था। आजादी के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से विश्व स्तरीय बनाने के लिए सेना के 3 विभागों का एकीकरण कर 1958 में DRDO का गठन किया गया। DRDO ने देश को अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि P, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी, ब्रह्मोस, निर्भय, सागरिका, शौर्य, धनुष, अस्त्र और प्रहार जैसी घातक मिसाइलें दी। DRDO के ये शाहकार दुश्मन देश को न सिर्फ सकते में डालते हैं, बल्कि भारत की इन उपलब्धियों से उनके सीने में जलन होती है। भारत के नागरिक होने के नाते अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की जब भी बात होगी, राकेश शर्मा की ये तस्वीर जहन में जरूर आएगी। विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था। 3 अप्रैल 1984 को जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे तो उनके साथ ही भारत का नाम भी दुनिया के नक्शे में एक नई क्रांति की वजह से चमकने लगा। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा।
राकेश शर्मा की महान कामयाबी के बाद अंतरिक्ष में भारत के कदम बढ़ते ही गए। वो साल था 1998 जब भारत की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला यात्री बन गईं। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए थे। कल्पना चावला अपने जीवन के आखिरी पल में भी एक अंतरिक्ष यान में सवार थीं जो अंतरिक्ष में सफर के लिए निकल रहा था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्षति थी जब कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक होनहार भारतीय महिला की उड़ान हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन अंतरिक्ष में महिला एस्ट्रोनॉट का नाम जब भी आएगा, कल्पना चावला का नाम जरूर याद किया जाएगा। बैलगाड़ी युग से निकलकर हिंदुस्तान चंद्रमा पर पहुंच चुका था। जिस देश में सदियों तक चंदा मामा दूर के माने जाते थे, वहां हिंदुस्तान चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन गया। वो तारीख थी 22 जुलाई 2019 जब चंद्रमा पर दूसरे मिशन चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रच दिया। चांद पर कदम रखने वाला ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मिशन है। इसे देश के सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। ये चंद्रयान 1 मिशन ही था जिसने चांद पर पानी खोजा। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। इसरो की कामयाबी की कहानी 2013 में उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गई जब भारत ने मंगल ग्रह का रुख किया और पहला मिशन मंगलयान मंगल ग्रह पर भेज दिया। तारीख थी 5 नवंबर 2013। भारत अपने मंगल मिशन में पहली कोशिश में ही सफल हुआ था। 300 दिनों की यात्रा के बाद मिशन मंगलयान ने 24 सितंबर 2014 को मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश किया। भारत के इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मंगल मिशन पहली बार में ही मंगल ग्रह पर पहुंच गया। अमेरिका, रूस और चीन समेत कोई भी देश मंगल ग्रह पर अपनी पहली कोशिश में पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाया था। आजादी के समय तक भारत के पास रॉकेट लॉन्चर तक नहीं थी, लेकिन 75 सालों में भारत ने धरती से गगन तक बेमिसाल सफर पूरा किया। मिशन चंद्रयान और मिशन मंगलयान के बाद भारत ने मिशन गगनयान की ओर कदम बढ़ाए। 15 जुलाई 2021 को इसरो ने गगनयान प्रोग्राम के लिए लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन के तीसरे लॉन्ग ड्यूरेशन हॉर्स टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसी के साथ गगनयान अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला देश का पहला मानव युक्त मिशन बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में गगनयान मिशन का ऐलान किया था। अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है। आजादी के बाद देश के सामने बड़ी चुनौती उद्योगों के पुनर्निर्माण की थी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना में इसका खाका खींचा गया था। 1951 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिली, लेकिन मील का पत्थर साल 2014 में बना मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। अयोध्या राम जन्मभूमि का विवाद दशकों तक अनसुलझा रहा। आजादी के बाद से इस विवाद ने देश की राजनीति को भी गहरे प्रभावित किया, लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या विवाद खत्म हो गया। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। उसके बाद से राम मंदिर का निर्माण जारी है। किसी भी मुल्क की तरक्की में उस मुल्क की नारी शक्ति का बड़ा योगदान है। आजादी के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए। साल 1955 के दशक में संसद में हिंदू मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। बहु विवाह पर रोक लगाई गई और तलाक मांगने का अधिकार दिया गया। साल 1976 में इस कानून में संशोधन किया गया और पति पत्नी के बीच सहमति से तलाक की अनुमति दी गई। हिंदू महिलाओं की तरह मुस्लिम बेटियों के सशक्तिकरण के लिए 19 सितंबर 2018 को 3 तलाक कानून को मंजूरी दी गई। महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया। ये बेमिसाल देश की बेमिसाल तस्वीर है। इस बात का प्रमाण है कि जिन्हें कल तक जल, जंगल और जमीन तक महदूद समझा जाता था, वो देश के प्रथम नागरिक भी बन सकते हैं। ये तस्वीर बताती है कि अवसरों की समानता पर जितना हक किसी और का है, उतना ही गांधी के गिरिजनों का भी है।
महात्मा गांधी इस देश के आदिवासियों को गिरिजन कहते थे। अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग में समाज के इस हिस्से से निकले बिरसा मुंडा जैसे नायकों ने बड़ी भूमिका निभाई। आजादी मिली तो भारत के संविधान में उन्हें उनकी मूल पहचान लौटाने की कोशिश की गई और हक दिलाने के प्रयास किए गए। आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं चलाई गई। ये सब एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा रहा, जिसका असर आज साफ नजर आ रहा है। भावना कंठ, शिवांगी सिंह और अभिलाषा बराव ये हिंदुस्तान की वो बेटियां हैं जिनके हौसले को आसमान भी झुककर सलाम करता है। भावना कंठ हिंदुस्तान की पहली महिला फाइटर पायलट है। शिवांगी सिंह शत्रुओं का काल कहे जाने वाले राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं और अभिलाषा बराग आर्मी एविएशन कॉर्प्स की पहली कॉम्बैट एविएटर हैं। पहले महिलाओं को वायुसेना में फाइटर पायलट नहीं बनाया जाता था, लेकिन साल 2015 में ये पॉलिसी बदल गई। इसके बाद फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन का आदेश दिया। इसने महिलाओं के लिए सेना में बड़ी भूमिका निभाने का रास्ता साफ कर दिया है। देश का हित, देश की भलाई तभी है जब सबको आगे बढ़ने का समान मौका मिले। इसी को ध्यान में रखकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फैसला लागू किया। इससे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। जो लोग बरसों बरस से समाज के हाशिए पर थे, आज वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इस कानून के लिए पहला प्रयास किया था देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहे मोरारजी ने पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए साल 1978 में मंडल कमीशन बनाया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इसी आयोग की सिफारिशें लागू की। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन 12 अक्टूबर 2005 को बने इस कानून ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कानून भले ही संसद में बना, लेकिन इसकी बुनियाद पड़ी राजस्थान के राजसमंद जिले के छोटे से गांव डूंगरी में। तकरीबन 32 साल पहले डूंगरी गांव में पूरी मजदूरी को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन इतना बढ़ा कि केंद्र की उस समय की कांग्रेस सरकार को आरटीआई एक्ट लाना पड़ा। इस कानून के तहत देश का कोई भी नागरिक सरकारी संस्थानों से जानकारी हासिल कर सकता है, बशर्ते वो देश या राज्य के हितों के खिलाफ न हो। 15 अगस्त 1947 को जब भारत अंग्रेजी हुकूमत की दास्तां से आजाद हुआ, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि संसदीय लोकतंत्र अपनाकर भारत दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया वाला राष्ट्र बन जाएगा। हकीकत में आजादी के बाद भारत का पहला आम चुनाव इसी उत्साह और सामूहिक मनोविज्ञान के बीच संपन्न हुआ। पहले आम चुनाव में लोकसभा की 497 और राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 मतदाताओं ने वोट दिया। अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके भारत ने ये साबित कर दिया था कि वो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है। देश को आजाद हुए 3 साल गुजर चुके थे। विकास के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए 1 अप्रैल 1951 में देश की पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना का रोड मैप तैयार किया था। याद है आपको जो हम ख्वाब देखा करते थे, दिल में आरज़ुएं थी, और फिर वो दिन आया जबकि वो ख्वाब और वो आरज़ुएं पूरी हुई। आजादी के बाद 13 पंचवर्षीय योजनाएं आई। विकास के इसी विजन का जिक्र कई बार देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अगर हरित क्रांति ना हुई तो शायद आज भी हम अन्न की कमी से जूझ रहे होते। आजाद हिंदुस्तान की प्रबल इच्छा शक्ति का नतीजा थी हरित क्रांति। 1968 का वो साल था जब कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की सिफारिशों के बाद हरित क्रांति का सपना साकार हुआ। उन्नतशील बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, बहुफसली कार्यक्रम की शुरुआत हुई, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हुआ, लिहाजा धान, गेहूं, गन्ना, मक्का और बाजरा जैसे फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। Well, the Green Revolution was a term coined in 1968 to mark the beginning. एक वो दौर था जब बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अभाव में फसलें सूख जाती थीं और किसानों के चेहरे मुरझाए रहते थे। लेकिन आजादी के बाद देश में जल क्रांति जब शुरू हुई तो इसका सबसे बड़ा जरिया बना भाखड़ा नागल बांध। आजादी के बाद उपलब्धियों की फेहरिस्त में भाखड़ा नागल बांध का नाम ऊपरी पायदान पर है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1963 में भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन किया था। तभी से इस विशाल बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। हरित क्रांति को साकार करने में भाखड़ा नागल बांध का योगदान सबसे ज्यादा था। 6 दशकों से ये परियोजना 5 बड़े राज्यों की प्यास बुझा रही है। जिस देश में कभी दूध की नदियां बहती थीं, वहां आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में दूध का उत्पादन केवल 1,70,00,000 टन था। तब देश का एक बड़ा हिस्सा दूध के लिए तरसता था। 1950 से पहले भारत मिल्क पाउडर का आयात करता था,
लेकिन आज दुनिया का करीब 21% दूध उत्पादन भारत में होता है। ये संभव हुआ 1970 में शुरू हुई श्वेत क्रांति से। भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने के उद्देश्य से साल 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम से एक अभियान चलाया गया था, जो आगे चलकर श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया। इस श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। कुरियन ने दूध की कमी से जूझने वाले देश को 2 दशकों में ही दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। कि जब तक आधुनिक भारत के नीति निर्माताओं की इसी सोच ने गांवों की तस्वीर बदलने की लकीर खींची थी। पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रस्ताव तैयार कराया। फिर नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिससे सभी राज्यों को पंचायतों के चुनाव कराने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि पंचायती राज की मजबूत नींव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को ही रख दी थी। आर्थिक सुधार की एक सोच, एक फैसला और ऐसा कमाल हुआ कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई। वो साल था 1991 और सोच थी उस समय वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह की। साल 1991 के सालाना बजट में मनमोहन सिंह ने LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लागू किया। भारत में लाइसेंस राज को लगभग खत्म कर दिया गया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियों में बदलाव से घरेलू अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। इसकी बदौलत मजबूत भारत की नींव पड़ी और आज हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन की GDP का सपना साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट अखबार में छपी ये खबर आजाद हिंदुस्तान की अहम उपलब्धियों का दस्तावेज है। वो तारीख थी 19 जुलाई 1959। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी कर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा राशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण के बाद देश को बड़ा फायदा भी हुआ। बैंकों की शाखाओं में बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक शहर से उठकर गांव देहात की ओर चल दिए। राष्ट्रीयकरण के जरिए बैंकों पर कुछ लोगों के नियंत्रण को खत्म कर दिया गया। संचार के क्रांतिकारी इतिहास में भारत ने कई सुनहरे पन्ने अपने नाम जोड़े हैं। 1980 के इस दशक में भारत ने संचार के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदम मिलाना शुरू किया और लैंडलाइन फोन से शुरू हुआ ये सफर 4G नेटवर्क तक पहुंच गया। अब तो भारत 5G की दहलीज पर खड़ा है। संचार के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण मील का पत्थर अपने नाम जोड़ा है, क्योंकि स्पेक्ट्रम की नई जनरेशन के 5G नेटवर्क को भारत में डिजाइन किए गए उपकरणों के साथ नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। आजादी के बाद हिंदुस्तान तरक्की की राहें तलाश रहा था। ये वो दौर था जब सरकारी विभाग में मैनुअली काम होता था। 1970 में पहली बार भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई। इसके बाद 1985 में भारत ने इस दिशा में कदम और आगे बढ़ाया। हम सरकार का काम और कामयाब करें, जिसमें भारत की गरीब जनता को पूरा फायदा इससे मिल सके। 15 अगस्त 1995 को देश में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ, लेकिन भारत को कामयाबी की उड़ान भरना अभी बाकी था। 90 के दशक में भारत में इंटरनेट शुरू हो चुका था, लेकिन चुनौती देश में डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करने की थी। 15 अगस्त 2020 को भारत ने इस दिशा में सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया। सरकारी विभागों को देश के गांव-गांव तक जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई। देश की 6 लाख ग्राम पंचायतों में 2 लाख से ज्यादा पंचायतें डिजिटल हो चुकी हैं। देश में सरकारी विभागों की सेवाएं डिजिटल इंडिया के तहत सीधे आम लोगों तक पहुंचने लगी है। भारत हर दिन डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। साल 1984 में सत्ता की अट्टालिका पर बैठते ही राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति की नींव रख दी थी। माइक्रो कंप्यूटर्स पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को 32 बिट कंप्यूटर्स बनाने का अधिकार मिला। इससे इंपोर्ट ड्यूटी में कमी आई और कंप्यूटर की कीमतें पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई। 2 साल के अंदर कंप्यूटर का ग्रोथ 100% हो गया और कंप्यूटर्स की कीमतों में 50% कमी दर्ज की गई। साल 1985 में राजीव गांधी ने देश में यूजर्स के लिए कंप्यूटर का ऐलान किया। ये तस्वीर तब की है जब पहली बार हिंदुस्तान में कंप्यूटर आया था। तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी कंप्यूटर के साथ हैं, जिसका नाम था HEC2M। तब इसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। सबसे पहले इसे कोलकाता के इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया। बाद में IBM ने भारत में कंप्यूटर निर्माण करना शुरू किया और इसे निर्यात भी किया गया। 1970 में पहली बार भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई, जिसका मकसद पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर डिवीजन की नींव रखना था।